हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अध्याय 17 संस्कृति के अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके हिंदी विषय के अध्याय 1 से लेकर 16 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम आपके अंतिम अध्याय संस्कृति के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करें। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लेखक कह रहा है कि उनकी दृष्टि में अभी तक सभ्यता और संस्कृति की सही समझ लोगों के बीच में क्यों नहीं बन पाई है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। लोगों के द्वारा अपनी मनमाने ढंग से, अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार संस्कृति और सभ्यता इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं। लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार इनके साथ अनेक विशेषण भी लगा दिए जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। तो इन विशेषणों के कारण क्या होता है कि इन शब्दों का जो अर्थ है वो बार बार बदलता रहता है, और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और क्या हो जाती है, इनकी समझ और ज्यादा गड़बड़ा जाती है। अलग अलग लोगों के लिए इनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई भी स्थायी सोच नहीं बना पा रहा है। और इस कारण लेखक कह रहा है कि अभी तक लोगों के अंदर सभ्यता और संस्कृति इन दो शब्दों को लेकर अभी भी सही ढंग से जो सोच है वो नहीं बन पाई है। लोगों को अभी भी सही ढंग से ये समझ नहीं आता कि सभ्यता और संस्कृति एक है या अलग अलग शब्द है। अभी भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन मौजूद है। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इसमें 2 प्रश्न शामिल है। पहला प्रश्न तो है कि आग की जो खोज है वो एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि इस आग की खोज के पीछे क्या कारण रहे होंगे या प्रेरणा के स्रोत क्या रहे होंगे, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आग की जो खोज है वो एक महत्वपूर्ण खोज क्यों मानी जाती है। तो आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, आविष्कार है। क्योंकि उस समय मनुष्य में जो बुद्धि है उस बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था, और समय की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो उस समय की क्या थी, सबसे बड़ी खोज थी, है ना। उस समय मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी, तो अगर उस समय के हिसाब से हम देखें तो आग क्या थी, एक बहुत बड़ी खोज थी। अब इसके पीछे क्या प्रेरणा रही होगी या क्या कारण रहे होंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखें, संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण या तो रोशनी की जरूरत या फिर पेट की ज्वाला यानी भूख रही होगी। यानी 2 मुख्य कारण रहे होंगे, या तो रोशनी की जरूरत या फिर पेट की भूख। ये 2 कारण है जो कहीं ना कहीं आग के आविष्कार के पीछे जिम्मेदार है। जैसे बात करें हम रोशनी की, तो अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। पहला कारण तो कि जब रात के समय अंधेरा हो जाता है और उस समय जब मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसी स्थिति में रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी कि भाई ऐसी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें रात में भी कुछ भी चीजें दिखाई दे सके। ठीक है। दूसरा कारण कि जो भोजन है, पेट की भूख, तो कच्चे मांस का जो स्वाद है वो अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जो आग के जो खोज है, आग का जो आविष्कार है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखें। दिया गया है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। बोल रहा है कि वास्तविक अर्थों में अगर हम बात करें तो संस्कृत व्यक्ति किसे कह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर क्या होगा कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्या हो, उसमें क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही क्या होगा, अधिक संस्कृत होगा। जिस व्यक्ति में बुद्धि और योग्यता है ना, अपनी योग्यता के बल पर कुछ भी नया करने की उसमें क्षमता हो, उसमें ये चीजें जितनी ज्यादा होगी, बुद्धि और योग्यता, उसे हम उतना क्या कहेंगे, अधिक संस्कृत कहेंगे। जैसे बात करें उदाहरण की न्यूटन, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का क्या किया, आविष्कार किया।
वह क्या थे? वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। जैसे आज के जितने भी भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी है या जो वैज्ञानिक है, उनको हम न्यूटन से ज्यादा सभ्य कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस चीज की खोज तो आखिर न्यूटन ने की थी, उससे पहले किसी व्यक्ति ने इसे जानने की कोशिश भी नहीं की थी। तो जो व्यक्ति में बुद्धि और योग्यता जितनी ज्यादा होगी, उसे हम उतना ही क्या कहेंगे? अधिक संस्कृत कहेंगे। आगे प्रश्न संख्या 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? इसमें दो प्रश्न है। पहला तो न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे क्या तर्क दिए हैं लेखक ने। दूसरा, आज के जितने भी विद्यार्थी या जो वैज्ञानिक है, जो न्यूटन से भी ज्यादा जानते हैं या उनके सिद्धांतों के बारे में उन्होंने और नई चीजें जानी है, उनको हम न्यूटन से ज्यादा संस्कृत क्यों नहीं कह सकते? इसके पीछे का कारण क्या है? दो प्रश्न इसमें शामिल है। देखें तो न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की क्या की थी? खोज की थी। न्यूटन ने सर्वप्रथम अपनी बुद्धि की शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज की, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संस्कृत मानव कह सकते हैं। ठीक, पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब दूसरा, आज के मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को ही क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य हो सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं। यानी कि जो आज के मनुष्य, आज के जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी है या जो वैज्ञानिक है, वो केवल न्यूटन द्वारा उन दी गई सिद्धांतों और उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कोई नई खोज नहीं की है। तो उनको हम न्यूटन से ज्यादा सभ्य यानी विकसित कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 देखें। दिया गया है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? यानी सुई धागे के आविष्कार के पीछे क्या जरूरत रही होगी, क्या आवश्यकता रही होगी, वो आपको बताना है। तो देखें उत्तर, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने या फिर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, है ना, ताकि कपड़ों को जोड़ के उठा जा सके, उस उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसीलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक, ये आपका बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप सब जानते होंगे कि सुई धागे का उपयोग क्यों करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब पहला, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई है, यानी मानव संस्कृति को विभाजित करने की कोशिश की गई है। ऐसी घटनाएं आपको अपने अध्याय से पढ़ के बतानी है कि आपके अध्याय में ऐसी कौन सी घटना या प्रसंग दिए गए हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि मानव संस्कृति को विभाजित करने की कोशिश की गई है। तो देखें पहला उत्तर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की हमेशा चेष्टाएं की जाती है। इसके आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, यानी कि ऊंच नीच, है ना, सफेद गोरा, सॉरी काला गोरा, अमीर गरीब, ये जो चीजें है ना, सभ्य और गरीब, ऐसे कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर आज भी समाज में मानव संस्कृति को विभाजित करने की कई बार कोशिश की जाती है ना। लोग भेदभाव करते हैं कि ये तो अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस आधार पर क्या किया जाता है? मानव संस्कृति को विभाजित करने की कोशिश की जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज धर्म के नाम पर, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा हमेशा आमतौर पर की जाती है, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में आज भी देखते हैं। क्योंकि ये धर्म के नाम पर ही क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुस्लिम पाकिस्तान में। दूसरा कथन दिया गया है कि जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है ना, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना है जिनसे ये पता लगता है कि मानव संस्कृति ने अपने एक होने का क्या दिया है? सबूत दिया है कि हम सब एक हैं। तो देखिए उत्तर, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए पॉल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में क्या कर दिया? बिता दिया। दूसरा, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया। इन बातों से पता लगता है कि मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 7 देखें। आस्ते स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है, मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति।
मतलब मानव की वो योग्यता जो उन साधनों का आविष्कार करा रही है जो क्या है, आत्म विनाश के साधन है, जो मनुष्य के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगे किसी न किसी दिन। तो क्या मानव के द्वारा जिस योग्यता का उपयोग ऐसे साधनों या हथियारों को आविष्कार करने के लिए किया जा रहा है, तो हम उसे संस्कृति कहे या असंस्कृति, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के प्रति क्या रहा है, चिंतित रहा है। इसीलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से यानी स्वयं की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संस्कृति। मानव के द्वारा किए गए आविष्कार जब मानव की समृद्धि और उसकी सुख शांति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृति। लेकिन जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब वह क्या बन जाती है, असंस्कृति बन जाती है। और ऐसी भावना को हम कभी भी संस्कृति नहीं कह सकते हैं। ठीक, यह आपका प्रश्न संख्या 7 था। यानी सीधी सी बात है कि मानव के द्वारा जिन चीजों का आविष्कार किया गया है, यदि वो चीजें या साधन मानव की जरूरतों को पूरा करने या उनकी सुख सुविधा या उनकी अच्छाई के लिए प्रयुक्त होती है तो हम उसे संस्कृति कहेंगे, और यदि वो मानव के विनाश के लिए प्रयुक्त होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, असंस्कृति कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका रचना और अभिव्यक्ति वाला। देखें प्रश्न संख्या 8। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। यानी जैसा कि लेखक ने सभ्यता और संस्कृति की जो परिभाषा दी है, आप अपने अनुसार सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, जैसा लेखक ने कहा है कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनुष्य के रहन सहन का तरीका किसके अंतर्गत आता है, सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सर्जन है, जो जीवन को क्या बनाती है, जो जीवन को समृद्ध बनाती है। क्या बनाती है, जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को हम संस्कृति का विकसित रूप कह सकते हैं। मतलब अगर हमारे अनुसार सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा की बात की जाए तो हम कहेंगे कि मनुष्य के जो रहन सहन का तरीका है उसको हम किसके अंतर्गत गिन सकते हैं, सभ्यता के अंदर। कि अगर कोई मनुष्य सही ढंग से व्यवस्थित कपड़े वगैरह पहन रहा है तो हम कहेंगे वो सभ्य व्यक्ति है। अगर हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति में जीवन का चिंतन और क्या है, कलात्मक सर्जन, वे सारी चीजें शामिल है जो एक व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाने में जरूरी है। अगर सभ्यता की हम बात करें तो उसे संस्कृति का विकसित रूप कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत होगा तभी वो सभ्य कहलाएगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत होगा तभी वो सभ्य बनने की सारी योग्यता रख सकता है, तो हम सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप कह सकते हैं। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 9। देखो क्या दिया हुआ है कि सामासिक पदों का विग्रह करके आपको समास का भेद लिखना है। कुछ आपके सामने सामासिक पद दिए गए हैं, उनका पहले समास का विग्रह करना है और फिर उस समास का भेद बताना है कि इसमें कौन सा समास है। जैसे बात करें गलत सलत, तो दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का मतलब भी अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। फिर महामानव, महान है जो मानव, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ठीक, आगे हिंदू मुस्लिम दोनों अलग है, हिंदू शब्द अलग है, मुस्लिम शब्द अलग है, द्वंद्व समास। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, संज्ञावाचक है, द्विगु समास। आत्म विनाश, आत्मा का विनाश, क्या आ गया, का, कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष समास। पद चलित, पद से चलित, से आ गया, कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। यथोचित, जो उचित हो, कौन सा समास है, अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर यथा क्या है, यहाँ पर यथा अव्ययी शब्द है। फिर सुलोचना, सुंदर लोसन है जिसके, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके हिंदी विषय के अध्याय 17 के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपकी क्षितिज विषय आज कंप्लीट होती है। फिर अगली क्लास से हम आपके कृतिका विषय के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।